नमस्कार सभी प्यारे बच्चों को। नमस्कार शेर बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं अविनाश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं टॉपर्स 2025 बैच में। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं शाम के 5 बजे। 7 बजे तो ट्वेल्थ वालों के लिए है, ठीक। शाम के 5 बजे की भैया केमिस्ट्री। वैसे भी ट्वेल्थ में आओगे ही हैं, फिर भी वही बात आएगी। चलो जी, तो आज हमारे पास शानदार टॉपिक कौन सा है? ऊष्मा गतिकी का ऊष्मा धारिता, भैया ये वाला ऊष्मा धारिता, इंग्लिश में हीट कैपेसिटी। ओके जी। इसका मतलब अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा तो क्या होने वाला है? अगर आप ये टॉपिक पढ़ते हो तो एक अलग सी फीलिंग आएगी ऊष्मा के बारे में। चलो जी, तो सभी शेर बच्चों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जय हिंद। सरकार बढ़ जाएं जी आगे, बताओ। ओके, ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल सही। और देखो प्यारे बच्चों, ऐसा है 11वीं क्लास में जो आपका सिलेबस है, हम सिलेबस के आधार पर ही पूरा प्रॉपर चल रहे हैं। सिलेबस के आधार पर, सिलेबस के टच में ही रहकर हम पूरा काम करा रहे हैं। आप खुद सोचो, अगर ये चैप्टर नंबर 5 ऊष्मा गति की मैं सिलेबस से अलग हटकर हल्का 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 करा लेता तो मैं इसको 4 से 5 दिन में खत्म करा देता। मुझे क्यों जरूरत पड़ रही थी इसको हर हर एक टॉपिक को लेकर पढ़ाने की, है ना? तो सिलेबस के आधार पर ही है। ऐसा होता है 100 स्कूल में से इक्का दुक्का स्कूल ऐसा होगा जो सिलेबस से आउट बनाकर क्वेश्चन दे देगा, और फिर क्या होगा? फिर बच्चे कहेंगे सर आपने ये पढ़ाया और ये आया। नहीं तो 90% 95% स्कूलों में सब सिलेबस के आधार पर ही क्वेश्चन होते हैं, वही क्वेश्चन होते हैं जो कि आते हैं, और बड़े आराम से बालक उनको करता भी है। बहुत बच्चों के टेस्ट में 10 में से 9 10 भी होंगे। कुछ स्कूलों में 10 में से ऐसा भी हो सकता है कि 2 3 ही रहे, या फिर वो बच्चे जो कि अभी बैच लेकर बैठे हैं, जिन्होंने पीछे की क्लास कवर नहीं करी, तो हो सकता है कि उनके टेस्ट में कम नंबर का सामना करना पड़े। लेकिन जब आप अपने चैप्टर को, अपने सारे टॉपिक्स को ध्यान से देख लेंगे, मुझे ध्यान से सुन लेंगे, तो समझो सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, ओके। हाँ, वही मैं कहना चाह रहा हूं, जिन जिन बच्चों के कुछ चैप्टर्स या टॉपिक्स रह गए हैं, उसी के अंदर से ही अगर क्वेश्चन बनकर आ रहा है तो वही बात आती है कि सर आपने तो ये नहीं कराया, आपने वो नहीं कराया, आपने ये वाला नियम छोड़ दिया। वो भैया सब सिलेबस के आधार पर है। आप सिलेबस देखोगे, मैं सिलेबस मैंने दिखाया भी था, सिलेबस भी आपको मैं बेच के दिखा दूं तो उसमें वो भी है। ऊष्मा धारिता सिलेबस के अंदर में है। ठीक है, चलिए, ठीक। ओके, देखो ऐसा होता है, बहुत जगहों पर ये होता है। अगर मैं कहूं कि मैं जो केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं वही तुम्हें पढ़नी पड़ेगी, भैया केमिस्ट्री तुम्हारी और मेरी नहीं है। केमिस्ट्री जनरल होती है। ऊष्मा गतिकी की परिभाषा शब्द बदल जाएंगे लेकिन है तो वही। अगर मैं कहूं कि शाम के 5 बज रहे हैं, कोई कोई ज्यादा से ज्यादा ये कह सकता है कि इवनिंग के 5 o'clock हो रहे हैं, बस है तो 5 ही। केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री रहेगी, तुम्हारी मेरी से क्या फर्क पड़ता है ना? ठीक, चलिए। सर ऊष्मा और ऊर्जा में क्या अंतर है? देखो, ऊर्जा गर्म ठंडे को नहीं बताती, ऊष्मा गर्म और ठंडे को बताती है। जैसे मैंने ये हाथ हिलाया, ये गतिज ऊर्जा है ना? किसी चीज को गति दे रही है ना? ये गर्म ठंडे को नहीं बताती। लेकिन ऊष्मा को थर्मामीटर से चेक करके गर्म और ठंडे का एहसास पता लगता है। ठीक, चलिए, ठीक है। ओके बेटा सिद्धार्थ जी। तो ऊष्मा धारिता हमारा टॉपिक है। टॉपिक ज्यादा बड़ू सा टॉपिक नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। अगर आपने इसको समझ लिया तो आप इसकी परिभाषा बड़े आराम से लिख दोगे। चलो जी, अब ऊष्मा धारिता की हम परिभाषा लिख लेंगे, और उसको लिखने से पहले हम ये देखेंगे। इसको जरा ध्यान से देखना। जब किसी लोहे की रॉड को गर्म किया जाता है ना? जब किसी लोहे की रॉड को या किसी धातु को, किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है, तो उसको क्या देना पड़ता है? ऊष्मा देनी पड़ती है। आप इस वीडियो के माध्यम से जरा यहां पर ध्यान से देखेंगे। ये देखो, ये आग छोड़ रहा है, ये आग छोड़ने पर ये जो धातु है ये गर्म हो गई, यानी कि इसको क्या दिया होगा? इसको ऊष्मा दी होगी। और जब इसको ऊष्मा दी होगी तो ये गर्म हुआ होगा, इसका तापमान बढ़ा होगा। ऐसी तो होता है। अब आप मुझे ये बताना कि अगर मैंने किसी को ताप दे दिया, जैसे ये था, किसी को ऊष्मा दे दी, किसी को ऊष्मा दे दी,
और ऊष्मा देने के बाद उस तंत्र का ताप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। ऐसी तो होता है, जब आप ऊष्मा दोगे तो ताप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर किसी ने गर्माहट ली है तो उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। यही तो बात होती है। अगर मेरे अंदर ऊष्मा आ रही है तो मैं गर्म हो जाऊंगा। देखा है, गरम गरम खाना खाते हैं तो एकदम से टेम्परेचर बढ़ जाता, पसीना निकलने लग जाता है। तो ऊष्मा आने पर ताप बढ़ जाता है। ठीक है, हाँ, ये वाली बात। तो सीधी सी बात यह है, अगर आपने किसी को ऊष्मा दी तो ताप बढ़ेगा, ताप ज्यादा हो जाएगा। और अगर ताप ज्यादा हो जाएगा तो यही हम चाहते हैं, यही हम चाहते हैं। क्या चाहते हैं? किसी तंत्र का, किसी लोहे का, किसी तांबे का, किसी का भी, आपका भी, प्लास्टिक का, किसी का भी, किसी तंत्र का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा दी जाती है उसको ऊष्माधारिता कहते हैं। उसको, उस तंत्र के लिए ऊष्माधारिता कहते हैं। फिर से दोबारा से, अगर किसी तंत्र का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, ये तो बहुत ज्यादा बढ़ा दिए हैं, मैं 1 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा हूं। किसी तंत्र का, किसी लोहे का, किसी सिस्टम का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा दी जाती है, जितनी ऊष्मा दी जाती है उसको उस तंत्र के लिए ऊष्माधारिता कहते हैं, यानी कि हीट कैपेसिटी। ठीक, ओके जी। कहानी बिल्कुल आ गई समझ में, बिल्कुल कहानी समझ में आ गई। अच्छा, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं ऐसा कैसा ही, बिल्कुल। और आप मेरे पॉइंट को एनसीईआरटी से मिलाकर देख लेना, एनसीईआरटी बहुत सारे टीचर्स ने मिलकर बनाई है। ठीक है। अच्छा सर, पीटने पे ठंडा क्यों हो जाता है? क्योंकि आपने ताप, आपने ऊष्मा देनी बंद कर दी। बाहर रख दोगे तो उसकी ऊष्मा वातावरण में जाएगी और ये ठंडा हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ओके, बहुत सही। चलिए तो काम करते हैं। ऊष्माधारिता का मतलब क्या होता है? किसी तंत्र, तंत्र का मतलब कुछ भी हो सकता है। मैं इसको सफेद रंग से लिखूं, किसी तंत्र का तापमान 1 डिग्री, किसी तंत्र का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए, तो 1 डिग्री सेल्सियस हो सकता है या 1 डिग्री तापमात्रक हो सकता है। ठीक जी, ओके। तो किसी तंत्र का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए दी गई ऊष्मा की मात्रा, दी गई या आवश्यक, आवश्यक हो जाएगा, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस तंत्र की ऊष्माधारिता होती है, उस तंत्र की ऊष्मा धारिता होती है। अच्छा, इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है? मैं इसको इंग्लिश में लिख दूंगा। ठीक है, ओके। तो इसको किससे कहते हैं? इसको इंग्लिश में हीट कैपेसिटी बोलते हैं। हीट कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब होता है कितना ऊष्मा देना है, कितनी कैपेसिटी होगी। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? ऊष्माधारिता को सी से प्रदर्शित करते हैं, कैपेसिटी। ऊष्माधारिता को सी से प्रदर्शित किया जाता है, सी से प्रदर्शित किया जाता है। ऊष्माधारिता को सी से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है,
1 डिग्री से अधिक भी ले सकते हो, लेकिन शुरुआत में आप इसको 1 डिग्री बोलोगे, क्योंकि 1 डिग्री सबसे छोटी यूनिट होती है, इससे भी छोटी होती है, लेकिन 1 डिग्री में आप 1 डिग्री के बाद 1 डिग्री बढ़ाकर देख सकते हो कितनी कितनी ऊष्मा लगेगी। शुरू में 1 डिग्री, ठीक है। इसको हम कैसे दिखाएंगे? इसको हम ऐसे दिखाएंगे। मान लीजिए कोई हमारे पास यहां पर तंत्र है, ठीक, तंत्र है, और इस तंत्र को मैंने उठाकर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना चाहा। 1 डिग्री सेल्सियस ये मैंने बढ़ाना चाहा, ये फिर से वही तंत्र हो गया, लेकिन इसका जो तापमान था वो 25 डिग्री सेल्सियस था, और अब इसका तापमान 26 डिग्री सेल्सियस होगा। तो तापमान बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे अतिरिक्त ऊष्मा यानी कि गर्माहट यानी कि आग देनी पड़ेगी, है ना? ओके जी, ओके जी। तो क्या होगा? यहां पर ऊष्मा हमें देनी पड़ गई, ऊष्मा यानी कि आपको क्यू देना पड़ गया, क्यू। तो जितनी ऊष्मा हम यहां दे रहे हैं वो यहां पर क्या हो जाएगा? 1 डिग्री इसका बढ़ जाएगा। अगर मैं इसका अंतर देखूंगा तो 1 डिग्री सेल्सियस का अंतर यहां पर आपको नजर आ रहा है, इसी को ही ऊष्मा धारिता कहते हैं, ठीक है। सी से ही क्यों प्रदर्शित करते हैं? आपकी इच्छा है, किसी और से भी प्रदर्शित कर लो। सी का मतलब कैपेसिटी होता है, इसी वजह से हम इसको सी से दिखाते हैं। धारिता को इंग्लिश में कैपेसिटी कहते हैं, ठीक है। सर टाइम टेबल की क्लास कल हो तो गई थी बेटा 2:30 बजे, मैंने तो ग्रुप पर भी शेयर करवाई थी, रोज बता रहा हूं इस बारे में। चलिए, तो ऊष्मा धारिता आपको यहां तक पैटर्न में समझ में आया है। ये क्या हो जाएगी? पूरी ऊष्मा धारिता हो जाएगी। अब ऊष्मा धारिता को किससे दिखा रहे हैं? सी से दिखा रहे हैं। तो मैं इसको कैसे नजर करूंगा भैया, कैसे पॉइंट रखूंगा? तो अगर इसका मैं सूत्र बनाऊं, सी का सूत्र, सी का सूत्र, तो सी का सूत्र बनेगा ऊष्मा धारिता सी बराबर ऊष्मा धारिता सी, सी बराबर आपने डाली भैया ऊष्मा, सी बराबर आपने डाली क्या? ऊष्मा। और अगर ऊष्मा डाली है तो बताओ किस में अंतर आएगा? तापमान में या दाब में? आग छोड़ रहे हैं वो गर्म नहीं होगा, नहीं वो वीडियो है। ओके, हाँ दिखा सकते हो आप, किसी से दिखाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो बताओ, अगर ऊष्मा धारिता देखनी है तो आपने ऊष्मा दी है जिससे कि क्या बदल जाएगा? तापमान बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? तापमान बदल जाएगा। और तापमान बदलने को क्या कहते हैं? डेल्टा को कहते हैं बदलना, और टी को कहते हैं तापमान। तो डेल्टा को कहते हैं परिवर्तन और टी को कहते हैं तापमान। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? C बराबर Q बटे डेल्टा टी। या फिर आप डेल्टा टी को उधर भी ले आकर कह सकते हो, ऊष्मा देने पर तापमान बदल रहा है। ऊष्मा देने पर क्या बदल रहा है? तापमान बदल रहा है। जी सरकार, ये बात आपको समझ में आई है? अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, यदि 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 तंत्र की मात्रा दी जाए, तंत्र की मात्रा दी गई हो, तो अगर तंत्र की मात्रा पता हो, मात्रा का मतलब ग्राम, मोल, कुछ पता हो, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम इसको ऐसे लिखेंगे, डेल्टा टी को उधर ले जाओ तो Q बराबर क्या लिखेंगे? बताना। Q बराबर C गुणा डेल्टा टी। खुद देखो, डेल्टा टी को उधर ले गए तो Q बराबर क्या हो जाएगा? बताओ, खुद चेक करो। डेल्टा टी इधर आ गया तो C गुणा डेल्टा टी, और Q बराबर C गुणा डेल्टा टी हो गया। अगर किसी तंत्र की मात्रा दी जाती है तो हम यहां पर, अगर मोल दे रखे हैं तो यहां पर मोल लगा दो, ग्राम दे रखे हैं तो ग्राम लगा दो। तो यहां पर N क्या हो जाएगा? मोलों की संख्या।
n क्या हो जाएगा? मोलों की संख्या, मोलों की संख्या हो जाएगा। ठीक है कहानी। और हम Q को ऊष्मा या विशिष्ट ऊष्मा भी बोलते हैं इसको, विशिष्ट ऊष्मा, है ना, वो जो डिग्री बढ़ाने के काम में ऊष्मा आती है। डेल्टा टी को टी नहीं लिख सकते, डेल्टा इसलिए लिखा है क्योंकि परिवर्तन हो रहा है, 1 डिग्री बढ़ रहा है। जब कभी परिवर्तन होता है तो डेल्टा लिखा जाता है। तो हमने इसको उधर भेज दिया, तो सी गुणा डेल्टा टी, तो क्यू बराबर एन गुणा सी गुणा डेल्टा टी। एन क्या है? मोलों की संख्या। एन क्या हो गया भैया जी? मोलों की संख्या होता है। ओके जी सरकार, समझे? बिल्कुल ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे, इससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। तो एक क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, मतलब क्वेश्चन कह रहा हूं, एक फॉर्मूला ये रहा आपके सामने और एक फॉर्मूला ये रहा आपके सामने। ठीक है जी सरकार, लो जी आगे बढ़ जाएं। यहां तक की पॉइंट समझ में आ गई? फिर मैं आपको रिवीजन टेस्ट में आपसे सुनूंगा। ठीक, सर हमारे कॉलेज में संकरण पढ़ा रहे हैं अभी। ओके तो निपटाओ। 70 में से 67 अंक आए, अरे वाह शाबाश। सर हाफ ईयरली एग्जाम में ये चैप्टर आ सकता है बेटा? वो तो आपके स्कूल वाले बताएंगे, है ना। मैंने पहले ही बताया था कि हाफ ईयरली 50% या 60% आता है, जितने टोटल चैप्टर होते हैं उसका 50 या 60%। एन कहां से आया? एन यहां से आया। अगर किसी का क्वांटिटी दे रखा है, मोल दे रखे हैं, मात्रा दे रखी है, ग्राम दे रखे हैं, तो ये हमें मोलों की संख्या लेनी पड़ती है। अगर मोलों की संख्या तभी लगाइए जब आपको तंत्र का नाम पता हो, क्योंकि उसका हमें परमाणु भार भी पता होता है। मोल बराबर क्या होता है? भार बटे अणु भार। 25 डिग्री सेल्सियस कहां से आया? 25 डिग्री सेल्सियस हमने माना, 25 डिग्री सेल्सियस हमने माना है। आप कितना भी मान सकते हो, उससे अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो आपको ऊष्मा देनी ही पड़ेगी। ठीक, ओके जी। तो 1 डिग्री सेल्सियस को बढ़ाने में जितनी ऊष्मा आप देते हो उसको, उस तंत्र की ऊष्माधारिता कहते हैं। ये मैंने डेफिनेशन लिखवाई है, ये मैंने इसके बारे में डिटेल बताई है। ऊष्माधारिता C बराबर होता है Q बटे डेल्टा टी, यानी कि ऊष्मा दोगे तो तापमान परिवर्तन होगा, तो डेल्टा टी हो गया। बस इतना याद रखना है, मात्रा दी होती है तो डेल्टा टी को उठाकर यहां रख दोगे और n से गुणा कर दोगे। n क्या है? मोलों की संख्या। ठीक है, ओके। सर हमारे स्कूल में अभी 2 चैप्टर भी एंड नहीं हुए जी। अच्छा कोई बात नहीं, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे हम आ गए इस पर, ऊष्माधारिता के प्रकार। क्या है भैया ऊष्माधारिता का प्रकार? ठीक, उससे पहले मैं यहां पर एक क्वेश्चन लिख देता हूं, इसका एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। बच्चे कहेंगे सर एक क्वेश्चन भी हमें बता दो, चलो ठीक है। मैंने एक क्वेश्चन लिखा, ये क्वेश्चन मानक है, ध्यान रखना। लो जी मैंने क्वेश्चन लिखा, क्या लिखा मैंने? क्वेश्चन 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 56 56 ग्राम एल्यूमिनियम को कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी? को 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक करने में कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी? ऊष्मा की आवश्यकता होगी यदि ऊष्माधारिता, यदि मोल ऊष्माधारिता, तो साफ साफ कह रखा मोल ऊष्माधारिता दे रखा है। मोल ऊष्माधारिता यानी मोल के लिए ऊष्माधारिता C बराबर मैंने मान लिया है 28, इतना दे रखा है। इसका आंसर हमें निकालना है। ऐसा ही क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा।
सेम इसी टाइप का ही क्वेश्चन, थोड़ी सी डिजिट बदलकर चल रही होंगी। ठीक जी। ओके ओके ओके। ठीक है, तो यहां समझो। स्कूल में अगर नहीं समझ में आ रहा है या कहीं से और नहीं समझ में आ रहा तो यहां से समझ लीजिए, बहुत बेहतर होगा। ठीक, ओके। चलिए अब यहां पर करके देखते हैं हमें दे क्या रखा है, आराम से देखेंगे इसको। देखो सबसे पहले यहां दे रखा है मोलर ऊष्मा धारिता, या मोल होगा या मोलर होगा, ये दो नाम से आता है, मोलर या मोल। मोलर ऊष्मा धारिता सी बराबर दे रखा है 28। सी बराबर कितना दे रखा है, 28 दे रखा है। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले देखेंगे मोल कैसे निकालें। मोल एन, कौन बच्चा मोल निकालना बताएगा? ये मैंने निकाला था चैप्टर नंबर 1 में। ओके, तो बताओ मोल एन बराबर, मोल एन बराबर ओके, तो मोल एन बराबर क्या होगा भैया, भार बटे अणु भार, यानी कि डब्लू बटे भार बटे अणु भार, या परमाणु भार। अगर एक दे रखा है तो परमाणु भार से काम चलेगा। ठीक है, अगर मैंने मोल निकालने की कोशिश करी तो भार कितना दे रखा है, 56। भार कितना है, 56। एल्यूमिनियम का परमाणु भार बता दो तो कितना होता है, 27। एल्यूमिनियम का परमाणु भार कितना होता है, 27। इससे एन कितना निकल कर आया, 27 दूनी 54। 27 दूनी 54, तो 2 पॉइंट बता दीजिए कितना निकल कर आ रहा है। एक काम न कर लें, इसको 54 ही कर लेते हैं। लो इसको 54 ही कर लो, क्यों इतनी बड़ी कैलकुलेशन करें, बच्चों को समझानी तो है। लो इसको मैं 54 कर दे रहा हूं, 54। ठीक, तो 27 दूनी कितना होता है, 54 मैंने कर लिया। तो इसको जब 2 से काट लेंगे तो n बराबर कितना हो जाएगा, 2। अब हमने फॉर्मूला रख दिया ऊष्मा Q बराबर एन सी डेल्टा टी, एन सी डेल्टा टी। अब उठाकर रख दो, आंसर बता दो कितना आ रहा है। डेल्टा टी का मतलब होता है कितने के अंतर पे निकालना है। तो बता सकते कोई डेल्टा टी कितना आ रहा है, अंतर कितना है, 35 और 25, अंतर कितना है, 10 डिग्री का। 1 डिग्री का नहीं, 10 का पूछ रहा है। तो ये कितना अंतर हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि 35 माइनस 25। अब निकाल लो, तो Q बराबर 2, C कितना दे रखा है, 28, और डेल्टा टी कितना हो जाएगा, 10। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, 28 दूनी कितना, 56, तो 560 जूल प्रति मोल। 560 जूल प्रति मोल इसका आंसर आ गया। 560 जूल प्रति मोल। केल्विन में भी इतना ही अंतर आएगा। आप इन दोनों को केल्विन में बदलकर तब घटाकर देखोगे तब भी इतना ही अंतर आएगा, 10 का ही अंतर आएगा। ठीक है, कहानी क्लियर है? ये लो 560 जूल प्रति मोल इसका आंसर आ गया। किलो जूल में बदलना हो तो 1000 से भाग लगा दोगे तो 0.56 हो जाएगा। ठीक है, 260 किसका आ रहा है ये। ठीक, ओके। अब आते हैं ऊष्मा धारिता के प्रकार। सी के कितने कितने प्रकार होते हैं? सी के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? ठीक, लो जी, पहला नंबर 1, पहला नंबर 1 जी, स्थिर स्थिर आयतन पर, स्थिर आयतन पर, यानी कि आपको आयतन नहीं बदलना है। स्थिर आयतन पर ऊष्मा धारिता। अभी मैं आपसे एक देखो बड़ी मजेदार बात पूछूंगा। स्थिर आयतन पर ऊष्मा धारिता जिसको मैं CV से दिखाता हूं, जिसको मैं CV से दिखाता हूं, और दूसरा वाला क्या होगा, दूसरा वाला होगा स्थिर दाब पर, स्थिर दाब पर, स्थिर दाब पर ऊष्मा धारिता, स्थिर दाब पर ऊष्मा धारिता
जिसको मैं Cp से दिखाता हूं। स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता, स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता, ये दो पॉइंट हैं हमारे पास। अच्छा एक बात बताओ, हमारे पास तीन चीजें होती हैं। एक तो होता है दाब, जिनको बदलकर हम चीजें बदल देते हैं। एक होता है ताप, और एक क्या होता है, आयतन। ये तीन चीजें ऐसी हैं, अगर इन तीनों को आप बदलने का हुनर रखते हो तो आप समझो भगवान बन गए। ठीक है। 560 कैसे आया है, गुणा करने पर आया है। 28 दूनी 56 गुणा 10 560। बताओ, ये तीन चीजें हैं हमारे पास, दाब, ताप और आयतन। अगर आप ये तीन चीजें बदल सकते हो, तीन चीजें बिना किसी मदद से, ऐसे खड़े हो और ऐसे ऐसे करते हुए किसी का टेम्परेचर बदल दो, किसी का दाब बदल दो, समझो भगवान बन गए। ओके, तो यहां पर देखना है कि दाब, ताप, आयतन। लेकिन यहां पर आप ध्यान से देखोगे, स्थिर का मतलब नहीं बदलना है, इसमें आयतन नहीं बदला गया और ऊष्माधारिता हो गई Cv, वॉल्यूम। दूसरे वाले में स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता, दाब नहीं बदला गया, इसमें ऊष्माधारिता हो गई Cp। यहां पर स्थिर तापमान क्यों नहीं आया, कोई बच्चा मुझे इतना बता दे, बता दीजिए। ओके जी, फटाफट। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, समीक्षा बेटा। जिस तरीके से आपने 11th के बैचेस को लिया था वैसे और बैचेस देख सकते हो। तो यहां पर देखना, बताओ, अगर ये हमारे पास स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता है, स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता है, तो स्थिर ताप पर ऊष्माधारिता क्यों नहीं है। स्थिर का मतलब होता है एक जगह। सर क्वेश्चन गलती था, है क्वेश्चन में क्या गलती है। 54 मैंने ले लिया है इसको, 35 25 ये 10 ही हो जाएगा, 28 वहां रख दिया। यहां से 27 दूनी कितना होता है, 54 होता है, इसको काटेंगे दो तो 2 28 दूनी 56 560। ठीक तो है, और कितना सही करेंगे। ठीक है जी। तो बताओ कौन बताएगा। बता दो। स्थिर तापमान क्यों नहीं ले रहे। स्थिर तापमान इसीलिए नहीं ले रहे क्योंकि ऊष्माधारिता में ही तापमान बदलता है, इस शब्द में ही तापमान बदल रहा है, तो तापमान को एक जगह रोक कैसे सकते हैं। तो इनमें से सिर्फ इसको रोक सकते हैं, इसको रोक सकते हैं, इसको आप नहीं रोक सकते हैं ऊष्माधारिता में, क्योंकि ऊष्माधारिता में खुद तापमान बदल रहा है। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है, बदल सक रहा है, बिल्कुल सही बात है। ओके जी। अब ध्यान से देखना, इसको Cv कहते हैं, इसको Cp कहते हैं। इनके फॉर्मूले में डायरेक्ट लिखवा रहा हूं क्योंकि इसमें तो सेम वही कैटेगरी है। अगर Cv निकालना है और Cp निकालना है तो क्या करना पड़ेगा भैया। Cv बराबर होता है डेल्टा U बटे डेल्टा T। Cv बराबर होता है डेल्टा U बटे डेल्टा T, और Cp बराबर होता है डेल्टा H बटे डेल्टा T। मैं इनको लिखवाता हूं किसको क्या कहते हैं। डेल्टा U को हम बोलते हैं आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन। ये एक प्रकार की ऊर्जा, ऊष्मा बन सकती है। और डेल्टा H को मैं क्या कहता हूं, जल्दी से कोई बच्चा बताए डेल्टा H को क्या कहेंगे। बताओ जल्दी से। आर्यन कह रहे हैं 2 × 28 × 283। 283 कहां से आ गया। नहीं नहीं नहीं, आप खुद सोचो। 25 डिग्री सेल्सियस और 35 डिग्री सेल्सियस को पहले अगर आप केल्विन में बदलोगे तो इसका केल्विन बदलो, इसका केल्विन बदलो, तब अंतर निकालो। अंतर निकालने के बाद केल्विन नहीं बनाना होता, हैंड टू हैंड इनके दोनों के केल्विन बनाकर तब घटाकर देखो, तब भी 10 आएगा। परिवर्तन में मात्रक नहीं बदला जाता,
ठीक है बेटा। ठीक, बच्चे अभी इसी पे कंफ्यूज हैं। परिवर्तन पे मात्रक नहीं बदले जाते हैं। अगर आपको बदलने ही है तो शुरू में ही उनके मात्रक दोनों के बदलो, तब घटाकर देखो जी। तो इसको आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? एंथैल्पी परिवर्तन। इसको हम क्या कहेंगे? एंथैल्पी परिवर्तन कहेंगे। एंथैल्पी परिवर्तन के नाम से जानते हैं। डेल्टा टी सबको पता है, डेल्टा टी सबको पता है। अच्छा, इससे एक सूत्र निकालेंगे, यानी कि नोट करके, सीपी व सीवी में, सीपी व सीवी में संबंध क्या होगा? सीपी व सीवी में संबंध क्या होगा? तो पहले मैं वो संबंध लिख देता हूं। अगर मैं सीपी सीवी को एक साथ लिखना चाहूं तो क्या लिखेंगे? तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू होता है आर। सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू होता है आर। इसको मेयर का सूत्र भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मेयर का सूत्र भी कहते हैं। लो जी, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, मेयर का सूत्र। ये होता है इसमें संबंध, मेयर का सूत्र। दोनों ऊष्माधारिताओं में अंतर आर का होता है। आर को हम क्या कहते हैं? मात्रक, यानी कि नियतांक। आर को गैस नियतांक बोलते हैं। नियतांक, इसका मान कितना होता है? 2 किलो कैलोरी। आर को कहते हैं नियतांक। इसका मान कितना होता है? 2 होता है। आर का मान 2 होता है कैलोरी के रेस्पेक्ट में। नियतांक है आर। आर का मान 2 किलो कैलोरी। ठीक है, ओके जी। आर का मान 2 होगा, किसमें? कैलोरी के पद में। कैलोरी क्या होता है? ऊष्मा। कैलोरी के पद में। तो सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, स्थिरांक आर कैलोरी के पद में, इसका मान 2 हो जाएगा। तो सीपी में से सीवी घटाओगे तो लगभग लगभग 2 आएगा निकलकर। ठीक है जी, ओके। अब ये आया कैसे, इसके ऊपर जरा हम घनघोर वाली बातें कर लें कि ये हुआ कैसे है। चेक करें, चेक करें जी। फॉर्मूला ओके ओके। ये आया कैसे? कैलोरी के पद में, यानी कि आर का मान 2 होगा। अच्छा, हाँ 2 किलो कैलोरी। अब यहां पर देखेंगे सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर आया कैसे। ध्यान से देखना, मैंने सीपी का फॉर्मूला लिखा, क्या होता है? डेल्टा एच बटे डेल्टा टी। सीवी का फॉर्मूला लिखा तो डेल्टा यू बटे डेल्टा टी। ये है। एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी। डेल्टा एन आर टी, ये बताओ फॉर्मूला किस किस को याद है? हाँ, सीपी क्यों नहीं घटा सकते? अभी मैं बता रहा हूं। सीपी बड़ा क्यों आता है बेटा? वो जूल के स्थिति में होता है राहुल बेटा। 8.314 जूल के हिसाब से होता है, कैलोरी के हिसाब से 2 होगा। ठीक, ओके। तो देखो, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी, ये वाला फॉर्मूला मैंने एंथैल्पी में कराया था। किस किस को याद है? किस किस को याद है? बुक सेकंड में 4 चैप्टर हैं बस। एक छोटा सा चैप्टर है, 3 दिन में उधेड़ के रख देंगे। आदित्य पाल ब्लॉक हूं क्या? नहीं। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो कोई बच्चा ब्लॉक नहीं है, क्लास ले रहे हो तो कोई बच्चा ब्लॉक नहीं है। ये सूत्र याद है, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी। लेकिन एक बात ध्यान देना, ऊष्मा गतिकी के 1 मोल तंत्र के लिए, क्या तंत्र के ऊष्माधारिता के अनुसार
ऊष्माधारिता के अनुसार अगर 1 मोल लिया है तो डेल्टा एन एक ही रहेगा, इसको हम खत्म कर देंगे। अच्छा, ऊष्माधारिता में किसको बदला जाता है? टी को बदला जाता है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? डेल्टा टी। तो ये दोनों बातें आपको इस वाले सूत्र में लगानी पड़ेगी। टी की जगह पर डेल्टा टी लगाओ और डेल्टा एन की जगह पर 1 रखो, क्योंकि शुरू में 1 ही लिया जाता है। 1 मोल तंत्र ऊष्माधारिता के अनुसार डेल्टा एन की जगह 1 रखो और टी की जगह पर डेल्टा टी रखो। तो इसको मैं कैसे लिखने वाला हूं? इसको मैं ऐसे लिखने वाला हूं, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस आर डेल्टा टी प्लस आर डेल्टा टी। ओके, फिर से डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू, इसकी जगह हमने 1 रखा, आर यहीं पर ही आ गया, टी की जगह पर डेल्टा टी, क्योंकि आपको पता है ऊष्माधारिता में टी क्या होता है? डेल्टा टी होता है। ओके, अब बताओ, ये मैंने एक समीकरण बना दी है। ये क्या बना दिया? समीकरण नंबर 1। अब देखो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। दोनों तरफ डेल्टा टी से मैं भाग लगाऊंगा। क्यों भाग लगाऊंगा? क्योंकि डेल्टा टी ही बदलता है, तो दोनों तरफ से मैं डेल्टा टी में भाग लगाऊंगा। तो समीकरण 1 में ये वाली लाइन आपको ध्यान से देखनी है, क्यों लगाया अभी पता चलेगा। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में डेल्टा टी का भाग लगाने पर, डेल्टा टी का भाग करने पर क्या होगा? डेल्टा एच बटे डेल्टा टी, सब जगह भैया डेल्टा टी का भाग लग जाएगा, बराबर डेल्टा यू बटे डेल्टा टी, डेल्टा यू बटे डेल्टा टी। ठीक, आप समझने की कोशिश तो किया करें, है ना। आप अचानक से बोलते हो कि समझ में नहीं आया है। ये वाला समीकरण अगर आपको याद है तो डेल्टा एन की जगह पर सीधा 1 ही रखना है, ये तो बताया है मैंने, तो 1 रख दीजिए। यहां पर टी की जगह पर डेल्टा टी रखना है। क्यों? क्योंकि ऊष्माधारिता में टी नहीं होता, डेल्टा टी होता है। जैसे आप इसको रखोगे तो डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस आर डेल्टा टी हो जाएगा। इन सबको डेल्टा टी से भाग लगाना है। क्यों भाग लगाना है? क्योंकि इनके फॉर्मूले में भी नीचे डेल्टा टी है। जब सबको डेल्टा टी से भाग लगा दोगे तो डेल्टा एच बटे डेल्टा टी बराबर डेल्टा यू बटे डेल्टा टी प्लस आर डेल्टा टी बटे डेल्टा टी। अब देखो, जिससे जो कट रहा है वो काट दो, डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया। ये बताओ किसका फॉर्मूला है? ये सीपी का फॉर्मूला है। तो मैं क्या लिखूंगा इसकी जगह पर? सीपी बराबर, थोड़ा सा ऊपर, इसकी जगह क्या लिखूंगा? सीपी बराबर, ये किसका फॉर्मूला है? सीवी। और यहां क्या बचा है? आर। तो अगर मैं सीवी को उधर ले जाऊं तो क्या होगा? सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। यही फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। ओके, आर डेल्टा टी कैसे आया है? ये वाला सूत्र आपको याद है? वास्तव में बताइए, डेल्टा एच इजिकल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी। आपको मैंने 2 पॉइंट दिए हैं, क्या आप इसको इसमें नहीं बदल सकते हो? आपको मैंने डेल्टा एन बराबर क्या बोला है? 1 रखो, तो यहां 1 रखोगे, आर आर रहेगा, टी की जगह पर डेल्टा टी रखना है, टी की जगह पर डेल्टा टी रखना है, तो डेल्टा टी रख दो, आर डेल्टा टी आ गया। अब तो आ गया सरकार, ठीक है। हाँ, ताप के पदों में समीकरण लिखनी पड़ती है ये। लो, तो सीपी माइनस सीवी इजिकल टू आर प्रूफ हो गया। अपनी तरफ से डेल्टा टी का भाग इसी वजह से हम लगाया क्योंकि इसके नीचे भी डेल्टा टी है, इसके नीचे भी डेल्टा टी है। तो जब मैंने इसके नीचे डेल्टा टी, इसके नीचे डेल्टा टी, इसके नीचे डेल्टा टी, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, आर रहेगा और ये भी फॉर्मूला बन जाएगा, ये भी फॉर्मूला बन जाएगा। तो सीपी बराबर सीवी प्लस आर या सीपी माइनस सीवी इजिकल टू आर निकल कर आ जाएगा। ओ, तो ये काट दी हमने, ठीक है। अब तो कहानी समझ में आई। अब इतना मुझे बता दो, सीपी बड़ा है या सीवी बड़ा है? खुद सोच के देखो, सीपी बड़ा होगा, ठीक। ओके
ओके बेटा जी। हाँ, आई बात समझ में। चलिए, अब मैं बात करता हूं किस पर, आपके रिवीजन पॉइंट की। रिवीजन टेस्ट, ये तंत्र है, इसको मैंने ऊष्मा दी, क्यों? ये तंत्र हो गया। बताओ कितने डिग्री सेल्सियस का अंतर होना चाहिए ऊष्माधारिता के लिए? आंसर बताइए। ऊष्माधारिता के लिए कितने डिग्री सेल्सियस का अंतर होना चाहिए? जी। सूरजभान बेटा कह रहे हैं कुछ समझ नहीं आया सर। एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा आराम से, ठीक है? ओके। देखो, एक दो बच्चों की समझ में कम ही आएगा अगर आपने इसको बिल्कुल ध्यान से नहीं देखा। अगर आप मैसेज पे लगे रह रहे हो तो नहीं। इससे आसान तरीका और नहीं है प्यारे बच्चे, इससे आसान तरीका नहीं है। मैंने इसमें समझाया ही क्या है, मैंने सीधा सीधा बोला 1 डिग्री सेल्सियस को बढ़ाने में जितनी गर्माहट आप लेते हो उसको ऊष्माधारिता कहते हैं। ऊष्माधारिता दो प्रकार की होती है, सीपी और सीवी। मैंने फॉर्मूला बताया, सीपी माइनस सीवी इजिकल टू आर होता है। सीपी माइनस सीवी इजिकल टू आर होता है, ये तो बताया था, बस उसको मैंने प्रूव करवाया। अब ये तो है रिवीजन टेस्ट में जो ले रहा हूं। ओके, तो कितना आ जाएगा बताइए जल्दी से, एक सेकेंड। सीपी बराबर सीवी कैसे आया? सीपी बराबर सीवी कैसे आया? ये देखो सीपी की वैल्यू है, ये सीवी की वैल्यू है, देख लो फॉर्मूले आपके सामने है। ठीक, तो इसका कितना, 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और यहां पर जो आर की जो वैल्यू है ये कैलोरी के पद में बोला गया है मैंने, यानी कि 2 कैलोरी। ठीक है, किलो कैलोरी मत करना इसको, 2 कैलोरी ही करेंगे। ठीक है, 2 कैलोरी, क्योंकि जूल में 8.314 होता है, किलो कैलोरी में ये 2000 चला जाएगा, तो 2 कैलोरी के पद में। ठीक है, 2 कैलोरी। ठीक, वो किलो कैलोरी मुंह से गलती से निकल गया था। ओके जी। एक और बताना अगला पॉइंट, अगर आपको याद हो तो मुझे सीपी का फॉर्मूला बता दो, मुझे सीपी का फॉर्मूला बता दो। सीपी का फॉर्मूला बता दीजिए जल्दी से। सीपी का फॉर्मूला बता दो लिखकर, और सीवी का फॉर्मूला बता दो लिखकर। ठीक है, और देखो एक बात सीधी सीधी नोट करो, साइंस ले कर बैठे हो, 11वीं क्लास की केमिस्ट्री है ये। 11वीं क्लास की केमिस्ट्री में जितना दम मुझे लगाना पड़ेगा उससे कहीं ज्यादा दम आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक बात सीखना कभी, साइंस में खासकर 100% में से 100% चीजें तुरंत तुरंत नहीं आती, उसकी हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मैथ वाले बच्चे बहुत आराम से इसको जानते होंगे, बायो वाले बच्चे इनको जानते हैं क्योंकि वो भूल जाते हैं नाम, बड़े बड़े नाम होते हैं। तो जब तक साइंस की आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये अर्थ ही नहीं बनता कि सर कुछ भी समझ में नहीं आया। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कुछ भी समझ ना आया हो। अगर यहां आपको नहीं समझ में आया तो मैं इतने शर्त लगा कर कह सकता हूं केमिस्ट्री और कहीं समझ नहीं आएगी, वो निगेटिव ही जाएगी, जीरो के बाद निगेटिव पहुंच जाएगी। क्योंकि मैं उसको आपको बेसिक लॉन्च करके देता हूं, उसका हर एक पॉइंट देता हूं धीरे धीरे। लो, सीपी बराबर डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी, और सीपी बराबर क्या हो जाएगा, सीवी बराबर डेल्टा यू बटे डेल्टा टी।
चलो मेयर का फॉर्मूला बताएंगे, मेयर का सूत्र क्या होता है, मेयर का सूत्र क्या होगा, मेयर का सूत्र Cp माइनस CV इज इक्वल टू, बताइए कितना होता है, R। R कैलोरी के पद में है, मैंने किलो कैलोरी बोल दिया था गलती से, कैलोरी के पद में 2 कैलोरी प्रति केल्विन प्रति मोल। ठीक है, R का मान 2 कैलोरी, कैलोरी के पद में 2 कैलोरी प्रति केल्विन प्रति मोल। ठीक है, ओके जी, जी सरकार, ओके जी, ठीक। तो ये रहा आज आपकी ऊष्मा धारिता का कंसेप्ट, और कल हम इसके आगे का, कल का मतलब मंडे को, कल प्यारे बच्चों मैं आपकी क्लास नहीं ले पाऊंगा। ठीक है, कल मैं जा रहा हूं दवाई लेने, 5 PM पे जो आपकी बेसिक सीरीज होती है वो कल मैं आपकी नहीं ले पाऊंगा। ठीक है, अब हम मिलेंगे आपको मंडे में, तब तक आप अपना बैकलॉग कंप्लीट करेंगे, अपनी क्लासेस को फिर से ध्यान से कवर करेंगे। ठीक है, और ऐसा है 100% अगर बच्चे, देखो कुछ बच्चे जबरदस्ती साइंस लेकर बैठ जाते हैं, कुछ बच्चों को साइंस अच्छी लगती है, तो जिन बच्चों को जबरदस्ती साइंस दिला दी जाती है उनको तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और जिनको साइंस अच्छा लगता है या मेरे पढ़ाने के बाद अच्छा लगने लगा तो आपको बेहतर उपाय मिलेगा ही हर एक चीज का। ठीक, तो परेशान होना ही नहीं है, बस फोकस करना है। ठीक है, और अगले टाइम से जब भी क्लास लो तो कोई भी बच्चा ये ना कहे सर कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। एक शब्द भी नहीं समझ में आया तो फिर तो भैया पढ़ना ही बेकार है, फिर तो कर ही क्या सकते हैं, है ना। आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं 11th क्लास की, मैं बता रहा हूं कि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हो, फिर कहोगे सर 1 डिग्री सेल्सियस समझ नहीं आ रहा, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने का ही बात मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो परेशान मत हो, कुछ भी समझ में नहीं आने का कोई अर्थ नहीं होता है। आप एक बार क्लास को दोबारा देख लेना, 1 शॉट में क्रिएट कर दूंगा, तो जो आपका जो 5 बजे वाली कल शनिवार को जो क्लास होगी बेसिक सीरीज, वो मैं कल नहीं ले पाऊंगा। ठीक है, ओके, तो मैंने सबको बता दिया है, और कभी भी कोई बच्चा माइंड ना करे किसी चीज को, मैं एक बड़े भाई होने के नाते बोलता हूं, मैं किसी को डांट फटकार नहीं लगाता हूं, और डांट भी लगा दी तो क्या हो गया, मैं आपके भविष्य के लिए बात कर रहा हूं, किस तरीके से काम करिए, फोकस करिए। घर में जब हम किसी को छोटे भाई बहन को डांट देते हैं ना तो मुंह फुला के बैठ जाते हैं, कोई बात नहीं, पर उनका कभी भी ये मत सोचना कि वो हमारे लिए काम नहीं कर रहे, मैं आप सबके लिए काम कर रहा हूं, टेंशन मत लेना। मैं हर बार ये कहूं क्यों नहीं आ रहा समझ में, फोकस करो, समझ में कैसे नहीं आएगा, मैं दिलवाऊंगा समझ में। ठीक है, हाँ भूल जाते हो कोई बात नहीं, कभी कभी ना उन चीजों को करना पड़ता है, समझ में कैसे नहीं आया, आएगा समझ में, क्यों नहीं करोगे। ठीक है, ओके चलिए, तो जिन्होंने जबरदस्ती बच्चों के साथ करी है साइंस में तो दिखा दो हम में भी दम है साइंस का। ठीक है, चलिए, और साइंस हल्का फुल्का तो सब्जेक्ट है नहीं केमिस्ट्री। ओके जी, मिलते हैं आपसे आगे की आने वाली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।